हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कृषि का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, जो कि 2011 का है। दोस्तों इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इसका ये 3rd पार्ट है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए टुडे फैक्ट में कुछ लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा हैं। करीब में 60 क्वेश्चन है, जो कि हमें 1 आवर में कंप्लीट कराने हैं। इसलिए दोस्तों टुडे फैक्ट में आप लोगों के लिए आज कुछ नहीं है। आइए दोस्तों आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा बायो पेस्टिसाइड नहीं है? बायोनीम, बायोलैब, डाइपेल, कार्बोरिल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा कार्बोरिल। कार्बोरिल जो होता है दोस्तों ये कार्बामेट समूह का कार्बोरिल जो होता है दोस्तों ये कार्बामेट समूह का कार्बामेट समूह का एक रसायन है। कार्बामेट समूह का एक केमिकल है, यानी कि रसायन है, जो कि मार्केट में दोस्तों ट्रेड नेम दोस्तों इसका जो है ट्रेड नेम सेविन के नाम से दोस्तों ये मार्केट में उपलब्ध है, जो कि बायर कंपनी का है। काफ़ी जाना पहचाना नाम है दोस्तों सेविन, जो कि कार्बोरिल है, जो कार्बामेट समूह का एक केमिकल है। बाकी बायोनीम, बायोलेब और डाइपेल जो हैं ये दोस्तों क्या हैं? ये बायो पेस्टिसाइड हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसी समूह के सदस्य हैं दोस्तों डाइथेनेम 45 जो आती है, वो भी कार्बामेट समूह का ही एक फंजीसाइड है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रमिक मधुमक्खी क्या है? ड्रोन, नपुंसक नर, नपुंसक मादा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे ड्रोन होते हैं, नपुंसक नर होते हैं, नपुंसक मादा होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बताते हैं। दोस्तों जो नपुंसक मादा होती है यही क्या होती है? श्रमिक मधुमक्खी। नपुंसक मादा क्या होती है? श्रमिक मधुमक्खी। दोस्तों आप लोगों को हम बताना चाहते हैं मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये एक सामाजिक कीट के अंतर्गत रखी गई हैं, क्योंकि ये एक मतलब सोसाइटी में रहना पसंद करती हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें सामाजिक कीट की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें दीमक है, जैसे चींटी हैं, ये भी एक सामाजिक कीट के अंतर्गत रखे गए हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं ये श्रमिक मधुमक्खी क्या होती हैं। दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि इन्हें रॉयल जेली जो होती है दोस्तों वो कम खाने को मिलती है, इसलिए क्या होता है ये बांझ रह जाती हैं और इनमें मतलब अंडे देने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इनको श्रमिक मधुमक्खी कहा गया है। और जो रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों वो सबसे अधिक मात्रा में जो रॉयल जेली होती है उसे खाने को मिलती है, इसलिए उसमें क्या होता है प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। और श्रमिक मधुमक्खी में दोस्तों प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों जिसमें क्या पाए जाते हैं? डंक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नपुंसक मादा। और जो इसमें मेल्स होते हैं उनका सिर्फ कार्य क्या होता है? प्रजनन करना, यानी कि सेक्स करना, और उसके बाद उनका कोई कार्य नहीं होता है। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो उसी के पास क्या होती है? रॉयल जेली होती है। और जो नपुंसक मादाएं होती हैं इन्हें बहुत कम मात्रा में रॉयल जेली खाने को मिलती है, इसलिए बांझ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक का प्रयोग होता है? धान, गन्ना, कपास या मक्का? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कपास। सबसे अधिक अगर केमिकल्स की बात की जाए या इंसेक्टिसाइड की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला इंसेक्टिसाइड है वो किस में होता है? कपास में होता है। दूसरे नंबर पे बात किसकी आती है? मक्का की आती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो कीटनाशक होता है प्रयोग किस में होता है? कपास यानी कॉटन में। दूसरे नंबर पे शुगर केन। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दीमक के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? कैनाल, टनल, माउंट या क्यों? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दीमक का पूछा गया निवास स्थान। जो लोग आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? माउंड। दीमक के निवास स्थान को माउंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है? पूछा गया दोस्तों कौन सा पीड़क यानी कि पेस्ट है जो आलू के कंद और खेत दोनों को मतलब भंडारण जगहों पर भी प्रभावित करता है, खेत और भंडारण जगह दोनों पर। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आलू का कंद मोथ। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आलू का कंद मोथ जो होता है ये दोस्तों दोनों जगह क्या होता है? प्रभावित करता है आलू को, चाहे खेत की बात हो चाहे भंडारण की बात हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए, ये जो ट्यूबर मोथ होता है दोस्तों, ये आलू की खड़ी फसल को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में यदि आलू को जब स्टोर किया जाता है वहाँ पे भी क्या होता है? इसके पतंगे जो होते हैं वो अंडों के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं और 15 से 20 दिन के बाद दोस्तों इनके अंडों से क्या होती है? सुंडियाँ निकलती हैं और वही सुंडियाँ जो होती हैं आलू को अंदर से क्या होता है? आलू के अंदर घुसकर खा जाती हैं और अंदर से उसे दोस्तों क्या कर देती हैं? खोखला कर देती हैं। रोकथाम की दोस्तों बात की जाए तो आलू को 0.25% एरीटॉन के घोल में डुबोकर छाया में सुखाकर रखना चाहिए और इन्हें अगले वर्ष दोस्तों क्या होना चाहिए? बोना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर में इनका प्रकोप खेत में ना हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विनाशकारी जीव कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ? विनाशकारी जीव कीट अधिनियम की बात की गई है। आप लोगों को बताना है ये किस वर्ष पास हुआ था, बताइए। विनाशकारी जीव कीट अधिनियम, आइए दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को। ये पास हुआ था 1914 में, 1914। 1914 में दोस्तों विनाशकारी कीट जीव अधिनियम पास हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे इंग्लिश में डीपा के नाम से जाना जाता है, डीपा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, ठीक है। ये कब का है? 1914 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? एस इशिवाटा, वर्लिनर, फ्लेचर या फ्रेस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा एस इशिवाटा। क्या होगा? एस इशिवाटा। इन्होंने ही दोस्तों बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, जिसे बीटी के नाम से जाना जाता है, इसको मृदा से अलग किया था, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है। इससे अलग करने वाले कौन थे, यानी कि पहचान करने आविष्कार करने वाले एस इशिवाटा नामक साइंटिस्ट थे।
जिन्होंने इसकी पहचान की थी। और इसी का प्रयोग दोस्तों वर्तमान समय में बीटी कपास में किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा बीटी कपास भी आता है, बीटी बैंगन भी आता है। इसके अलावा बीटी के नाम से यानी कि बैसिलस थ्यूरिजेंसिस के नाम से दोस्तों कई वैरायटियाँ निकाली गई थी कई फसलों की, लेकिन भारत में वो सभी प्रतिबंधित है। लेकिन कपास जो है, कपास की खेती भारत में की जा रही है। ठीक है, कपास में जो पिंक बॉल वर्म लगता है यानी कि गुलाबी कीट, उससे बचाने के लिए दोस्तों बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से दोस्तों क्या किया जाता है, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस नामक जो जीन था वो क्या किया गया, उसमें इंजर्ड कराया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आलू में पछेती झुलसा लेट ब्लाइट का कारण है, अल्टरनेरिया, आस्ट्रेलिगो, फाइटोपथेरा या सिस्टोपस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, पछेती झुलसा जो होता है ये फाइटोपथेरा के कारण लगता है। किसके कारण, फाइटोपथेरा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगेती झुलसा जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये क्या होते हैं, फंगस होते हैं दोस्तों। इसी के कारण अगेती झुलसा जो होता है आलू में देखने को मिलता है। आलू है, टमाटर है इत्यादि में अगेती झुलसा देखने को मिलता है। और फाइटोपथेरा जो इन्फेस्टेंस है ये दोस्तों पछेती झुलसा होता है आलू में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना, देख कर सीखना, पढ़ के सीखना, सुनकर सीखना। दोस्तों वर्तमान समय में यह बात की जाए या जिस समय ये योजनाएं चल रही थी उस समय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, करके सीखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित हुआ, नागपुर, नीलोखेड़ी, लुधियाना, पौंडीचेरी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 1974 में प्रथम 1974 में दोस्तों उन्नीस सौ 74 में पौंडीचेरी में प्रथम केवीके खोला गया था। प्रथम केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। और दोस्तों बात की जाए किसकी सिफारिश पे खोला गया था, मतलब जिसके लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी, समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो कि केवीके के लिए 1973 में कमेटी गठित की गई थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। यानी कि इन्हीं की सिफारिश पे दोस्तों केवीके की स्थापना 1974 में पौंडीचेरी में की जाती है। और केवीके की सफलता का श्रेय जो जाता है दोस्तों, केवीके की सफलता का श्रेय, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सफलता का श्रेय ये किसे जाता है,
चंद्रिका, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को इसका जो है सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों बताना है इसमें से कौन सी ग्रामीण योजना जो थी दोस्तों वो शुरू हुई थी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दोस्तों इसमें बात करें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था दोस्तों ये कब शुरू होता है? 1948 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये 1948 में और किसकी निगरानी में शुरू होता है दोस्तों? अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। वहीं पे दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो इनकी शुरुआत 1952 में होती है। 2 अक्टूबर 1952, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात की जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत कब होती है? ये जो CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था दोस्तों, इसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना 2 अक्टूबर 1953 में की जाती है। तो 1948, 1952 और 1953 ये तीनों सत्र जो हैं दोस्तों ये आज़ादी के बाद के हैं। तो बचा इसमें कौन सा? सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन जो था दोस्तों ये कई चरणों में चला था। इसका पहला चरण जो था 1904 से 1911 तक चला था दोस्तों। दूसरा चरण जो था इसका ये फर्स्ट था। सेकंड चरण जो था 1912 से 18 तक चला था। ये दोस्तों कई चरणों में चला था और ये आज़ादी से पूर्व चलने वाले ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित ये योजनाएं थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सहकारी आंदोलन, जो कि आज़ादी के पूर्व चलने वाले प्रोग्राम थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। 1979 में ICAR की 25वीं वर्षगांठ पर यानी कि स्वर्ण जयंती पर 1979 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 1979 में क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। यानी कि जो ICAR की स्थापना थी, ICAR की स्थापना का 50वें वर्ष पे दोस्तों इस योजना की शुरुआत की जाती है ICAR के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या कटक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी। कहाँ पे है दोस्तों? ये हैदराबाद में है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? अभी मैंने दोस्तों इसके बारे में बात की थी। CDP कम्युनिटी
डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने कब बताया था? 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ATMA का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एसोसिएशन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। आत्मा, आप लोगों ने सुना होगा, योजना चल रही आत्मा के नाम से। इसका पूरा नाम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2005 में। और इसका जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2005 में शुरुआत होती है। और इसमें अनुदान राशि की बात की जाए, जो सपोर्ट दिया जा रहा है, तो 90% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो होती है स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समूह संचार की विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, प्रक्षेत्र भ्रमण विधि, समूह वार्तालाप या समाचार पत्र? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो समूह संचार की विधियां होती हैं ये प्रकृत और प्रयोग के आधार पर बात की जाए दोस्तों, तो ये कितने प्रकार की होती हैं? प्रशिक्षण की विधियां ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आप लोग नाम नोट कर लीजिए। एक होती है दोस्तों इंडिविजुअल, एक कौन सी होती है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है? पर्सनली दोस्तों कॉल की जाती है व्यक्ति को, व्यक्तिगत, इसे हिंदी में दोस्तों व्यक्तिगत संपर्क विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? आमने सामने व्यक्ति से बात की जाती है पर्सनली, या फिर दोस्तों क्या किया जाता है? कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से डायरेक्ट उस व्यक्ति से संपर्क किया जाता है, जिससे कार्य होता है। और सेकंड नंबर पे आती है ग्रुप कॉन्टेक्ट। इसमें क्या होता है? 25 से 30 लोगों का क्या होता है? एक दोस्तों समूह होता है। उस समूह में दोस्तों किसी योजना के बारे में या फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पे बात की जाती है। यानी कि पूरे ग्रुप में दोस्तों एक ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में जो एक मतलब निर्देशक होता है, उसके द्वारा समूह के सभी सदस्यों को किसी टॉपिक पे बात बताई जाती है। मेथड कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ग्रुप कॉन्टेक्ट में, यानी कि सामूहिक संपर्क विधि, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रुप कॉन्टेक्ट में सामूहिक संपर्क विधि। तो इसमें जो मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं, पैनल, इसमें 6 से 7 लोगों का पैनल होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, पैनल है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन है। डिस्कशन की बात की जाए, लेक्चर की बात की जाए, रोल प्लेइंग की बात की जाए, रोल प्लेइंग है। पपेट शो, जो कठपुतली वाला नृत्य होता है दोस्तों, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। स्कूल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग कैंप, फ्लैश कार्ड, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। जिसमें प्रसार शिक्षा आती है उसमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? प्रशिक्षण विधि के मतलब किसके अंतर्गत ये दोस्तों रखा गया है? इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के अंतर है,
या ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत या फिर मास ऑफ कम्युनिटी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों, पहला होगा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, सेकंड नंबर होगा ग्रुप मेथड, तीसरा होता है मास ऑफ कम्युनिकेशन। मास ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी में से सामुदायिक संपर्क विधि के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक संपर्क विधि। इसके अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, बुकलेट जैसे आते हैं, पोस्टर आते हैं, ठीक है। फोल्डर की बात की जाए, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, और जर्नल जो प्रकाशित होते हैं, एग्जीबिशन, टेलीविज़न, सर्कुलर लेटर, फेयर्स, पोस्टर, सिनेमा, मूवी, ड्रामा एंड सॉन्ग, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत रखे गए हैं, मास ऑफ कम्युनिटी यानी सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा जो समूह संचार की विधि के अंतर्गत नहीं है। प्रदर्शन विधि दोस्तों मैंने बताया ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है। प्रक्षेत्र भ्रमण दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, सॉरी ये भी किसके अंदर, प्रदर्शन के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन की बात की जाए दोस्तों ग्रुप कॉन्टैक्ट, प्रक्षेत्र भ्रमण की बात की जाए ये भी ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है। सामूहिक संपर्क विधि, समूह वार्तालाप की बात की जाए दोस्तों तो बताइए किसके अंतर्गत आता है, समूह वार्तालाप, ये तो नाम ही से पता चल रहा है कि ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आएगा। तो बचा क्या, समाचार पत्र। समाचार पत्र जो होते हैं दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मास ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखे गए, यानी कि सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, ठीक है। प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रक्षेत्र भ्रमण जिसे क्या कहते हैं टूर एंड फील्ड डेज, और सामूहिक वार्तालाप की बात की जाए तो ये भी ग्रुप कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है, जबकि समाचार पत्र जो है ये मास ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मास ऑफ कम्युनिकेशन की बात दोस्तों की जाए तो इसमें मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, फोल्डर है, बुकलेट है, लीफलेट है, जर्नल जो प्रकाशित होते हैं, ठीक है, सर्कुलर लेटर जो जारी होते हैं, फेयर्स यानी कि जो मेले आयोजित होते हैं, पोस्टर्स हैं, सिनेमा एंड मूवीज, ड्रामा एंड सॉन्ग, ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये किसके अंदर, मास ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप लोग कुछ भी ना याद रखें लेकिन इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, 1960, 1963, 1966, 1968। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा इसे गेस करके भी आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 1966, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। और बात की जाए सत्र की तो 1966। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं 1966 1967 में भारत में हरित क्रांति का जो हुआ था आगाज़ हुआ था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के निगरानी में। तो इसी समय दोस्तों क्या हुआ था, उच्च उपज वाली किस्मों को दोस्तों अपनाया गया था, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग दोस्तों कब किया गया था, 1966 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम जो था 1966 में चलाया गया था। इसी समय भारत में हरित क्रांति का आगाज होता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुण योजना किसके द्वारा संगठित की गई थी, महात्मा गांधी, हेच, एफएल ब्रायने, अल्बर्ट मेयर। दोस्तों अल्बर्ट मेयर के द्वारा आप लोग जानते हैं कि इटावा अग्रगामी परियोजना की शुरुआत अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। एफएल ब्रायने के द्वारा दोस्तों गुड़गांव परियोजना की शुरुआत की जाती है। एफएल ब्रायने के द्वारा गुड़गांव परियोजना की शुरुआत की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एफएल ब्रायने। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एफएल ब्रायने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ किया गया। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये सभी कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए। दोस्तों इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से
2 अक्टूबर सन 1959 को 2 अक्टूबर सन 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, नागौर राजस्थान से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन और दोस्तों पूछा जाता है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए दोस्तों एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री बलवंत मेहता। बलवंत मेहता की ही सिफारिश पे दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश दोस्तों की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं के रोजगार का एकमात्र साधन थी? आप लोगों को बताना है NREP, IRDP, DPSC या ट्राइज्म। जो ये योजना थी दोस्तों ट्राइज्म, यानी कि आज़ादी के बाद दोस्तों युवाओं के लिए जो एक योजना थी स्वरोजगार के लिए, वो कौन सी योजना चलाई गई थी? NREP, IRDP या DPSC या ट्राइज्म। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ट्राइज्म। क्या होगा? ट्राइज्म। इसका दोस्तों पूरा नाम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये योजना दोस्तों 1979 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को स्थापित किया था? 1948, 1950, 1952, 1954। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने किस वर्ष में योजना आयोग को स्थापित किया था? दोस्तों आप लोगों को बता दें, योजना आयोग को गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता था, और इसकी शुरुआत जो थी दोस्तों 15 मार्च कब हुई थी? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना। ठीक है, योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 को होती है, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाद में दोस्तों इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो थी दोस्तों, उनकी प्लानिंग जो होती थी वो इसी योजना आयोग के द्वारा की जाती थी, और पुराना नाम इसका योजना आयोग और वर्तमान नाम इसका क्या है? नीति आयोग है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस शहर में स्थित है? आप लोग बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर में है, ये जयपुर राजस्थान। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है?
1988 में। कब होती है दोस्तों? 1988 में। और इसका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। इसी का नाम क्या है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो कहाँ पे है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मैंने अभी बात की थी दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। एफएल ब्रायनी के बारे में बता ही दिया था। विनोबा भावे की बात की जाए तो भूदान आंदोलन जो था दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया जाता है। भूदान आंदोलन 1901 में भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सेवाग्राम योजना जो थी दोस्तों, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एफएल ब्रायने या एफएल वार्ड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सेवाग्राम योजना की बात की जाए तो ये महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र के सेवाग्राम से शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। और सत्र की बात की जाए दोस्तों तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 1952। रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल सोशियोलॉजी की बात करें श्री ओपी दहमा, श्री जे पालीगन, श्री पीबी यंग, श्री AR देसाई। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रूरल सोशियोलॉजी की बात की गई है, पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक पूछा गया है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, श्री AR देसाई। क्या होगा? श्री AR देसाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? कृषि जगत, धरती के लाल, कृषि सुधा, कृषि चाइनिका। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कृषि चाइनिका। क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कृषि चाइनिका जो थी भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? कृषि चाइनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्यों की जाती है? फसलों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित फसल से अनवांछित पौधों को उखाड़ना या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, राइट आंसर दोस्तों होगा वांछित फसल से अनवांछित पौधे जो होते हैं, यानी कि खरपतवार के पौधे जो होते हैं उन्हें अलग करना ही क्या कहलाता है? रॉगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। वांछित फसल से अनवांछित पौधों को उखाड़ना ही रॉगिंग कहलाता है। वर्तमान में भारत में फसल सघनता क्या है? 300%, 200%, 250, 140%। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 140%। यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए 142%, लेकिन नहीं दिया गया है, तो इसके नज़दीक जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 140%। आगे बढ़ते हैं। और फसल सघनता होती दोस्तों क्या है, बताइए, कोई बताएगा? फसल सघनता, फसल सघनता के बारे में बताना है दोस्तों। फसल सघनता जो होती है वो क्या है? फसल सघनता बताइए, जिसे शस्य सघनता के नाम से भी जाना जाता है। शस्य सघनता, इंग्लिश में इसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कहा जाता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल, एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल, एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे में दोस्तों क्या होता है? शुद्ध कृषि क्षेत्र, और मल्टीप्लाई क्या होता है? 100। ये होती है शस्य सघनता, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों अभी मैंने बताया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-7 में होती है, और इसका जो नेतृत्व था, यानी कि इसके जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को कहते हैं। मतलब एक ही फसल को दोस्तों वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ही फसल को वर्ष दर वर्ष उगाने को क्या कहा जाता है? A system of growing the same crop on the same land year after year is known as। इंग्लिश में सुन लीजिए दोस्तों, A system of growing the same crop on the same land year after year is known as mixed cropping, monocropping, multiple cropping या relay cropping। दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा एकल क्रॉपिंग। क्या होगा? एकल क्रॉपिंग। जब एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग या एकल क्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिले क्रॉपिंग तो आप लोग जानते हैं कि खड़ी फसल में दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, करनाल या बीकानेर? दोस्तों आप लोग बताएंगे। वीट रिसर्च डायरेक्टरेट जो है ये कहाँ पे है? बिल्कुल सही दोस्तों, करनाल, हरियाणा में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है दोस्तों? करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। भारत में सरसों का उत्पादन करने वाला अग्रणी प्रदेश है, यानी कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? अमोनिकल फॉर्म में, एमाइड फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एमाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइड फॉर्म में। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म में होती है। दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ एक
और बात बताना चाहते हैं, नाइट्रेट जो होती है, ज़्यादातर पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को ही नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे धान है, धान इत्यादि जो फसलें होती हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण के दौरान मूलांकुर और परांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? अंकुरण के दौरान मूलांकर और परांकुर जो होते हैं वो कहाँ से, यानी कि रेडिकल और प्लोम्यूल्स जो होते हैं, ये ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लोम्यूल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, हाइलम, एंडोस्पर्म या सीड कोट। जी हाँ, बिल्कुल सही, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, एर। भ्रूण से ही प्लोम्यूल और रेडिकल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तांबा, बोरान, गंधक या मैग्नीज। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि गंधक यानी सल्फर जो होता है ये गौड़ पोषक तत्व में रखा गया है, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। गौड़ पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? गौड़ पोषक तत्व। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, और कुल कितने पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं? वो 17, जिसमें से 17वां पोषक तत्व जो है, सबसे अंतिम जो कि 17वां पोषक तत्व है जो कि निकिल है। वारा लक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है? कपास, मक्का, गेहूं, ज्वार। वारा लक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है? आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ये किसकी? एक कॉटन की एक संकर यानी कि हाइब्रिड किस्म है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 25, 20, 18, 15। पूछा गया भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्रो क्लाइमेटिक जोन को पूछा गया है। भारत में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की जाए तो 15 हैं। यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की जाए तो कितने हैं? 9 हैं। और एग्रो क्लाइमेटिक सब जोन्स की बात की जाए, सब जोन, तो ये 72 हैं। और यहीं पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात की जाए तो कितने हैं दोस्तों? ये 20 हैं। और सब जोन्स की इकोलॉजिकल सब जोन्स की बात की जाए तो ये कितने हैं? 60 हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की जाए तो भारत में कितने हैं? 15 हैं। यूपी में बात की जाए तो 9 है। एग्रो इकोलॉजिकल्स जोन्स की बात की जाए तो ये कितने हैं? 20 हैं। और सब जोन्स की बात की जाए तो ये 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। निम्न में कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? चना, मूंग, उड़द, अरहर। भारत की प्रमुख दलहनी फसल दोस्तों क्या है? चना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम बार प्रतिपादित किया था डॉक्टर G.H. सल, डॉक्टर गेल्ट, डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर जेथरो टूल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, मुझे पता है दोस्तों, इसका ज़्यादातर आंसर लोग क्या देंगे? डॉक्टर जेथरो टूल।
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जी.एच. सल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एच. सल। भू परिष्करण शब्द जो है ये कॉइन किसने किया था? डॉक्टर जी.एच. सल ने किया था। जबकि भू परिष्करण की परिभाषा किसने दी थी? भू परिष्करण ये थे डॉक्टर जेथरो टुल, और इन्हें ही वीड साइंस का भी जनक कहा जाता है। वीड साइंस यानी कि और भू परिष्करण के जनक डॉक्टर जेथरो टुल है, जबकि शून्य भू परिष्करण शब्द जो था ये डॉक्टर जी.एस. सल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? जौ, ज्वार, जई या धान? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्वार। ज्वार को ही यानी कि सोरगम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वार को हो ज्वार यानी कि इसका बॉटिकल नेम दोस्तों क्या है? सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर इसका जो बॉटिकल नेम है। और इसके किस फैमिली का है? ग्रेमनी फैमिली का, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n = 20 होती है। अब हम बात कर लेते हैं किस फसल को ऊँट फसल, तो इसका राइट आंसर ज्वार हो जाएगा। ज्वार एक ऐसी फसल होती है जो अत्यधिक सूखे को सहन कर सकती है, इसलिए दोस्तों इसे ऊँट फसल के नाम यानी कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल होती है, इसलिए इसे दोस्तों कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार यानी कि सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिप्सोना किसकी एक किस्म है? ट्रॉपिका की, शकरकंद की, मटर, आलू? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। चिप्सोना जो है आलू की एक महत्वपूर्ण किस्म है। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ट्रॉपिका की बात करें दोस्तों, ट्रॉपिका एक येलो कलर का फल होता है दोस्तों, और इसकी खेती जो होती है सर्वाधिक कहाँ पे की जाती है? केरला में की जाती है। नेक्स्ट। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, इसे रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग, रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। खड़ी फसल कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों धान के खेत में बरसीम की बुआई। नेक्स्ट। धान की फसल जब कटने वाली होती है, यदि पर्याप्त नमी होती है दोस्तों, उस समय बरसीम की बुआई कर दी जाती है, और धान कटने के बाद बरसीम तैयार हो जाती है। इसी को रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सी गाय की दोकाजी नस्ल है? कैनकेथा, हरियाणा, खिलारी, राठ? आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। राइट आंसर होगा दोकाजी नस्ल बी यानी कि हरियाणा। हरियाणा नस्ल जो है गाय की दोस्तों ये एक दोकाजी नस्ल है। और कैनकेथा, खिलारी, राठ जो है दोस्तों ये क्या हैं? ये भारवाहक नस्लें हैं, ठीक है। और वहीं पे बात की जाए दुधारू नस्लों में, तो दुधारू नस्लों में गिर, लाल सिंधी, साहिवाल, ये जो दोस्तों नस्लें होती हैं, देवनी, ये कौन सी हैं? ये दुधारू नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरियाणा जो नस्ल है ये दुकाजी नस्ल है, यानी कि डुअल पर्पज़ ब्रीड है। हार्डी वैनबर्ग नियम किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
हार्डी वेनबर्ग नियम जो था दोस्तों ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, हार्डी वेनबर्ग नियम जो था दोस्तों ये 1908 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था? 1908 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि हार्डी वेनबर्ग नियम होता क्या है। हार्डी वेनबर्ग नियम दोस्तों ये जनसंख्या आनुवंशिकी संतुलन पर आधारित है। किस पे आधारित है? जनसंख्या आनुवंशिकी संतुलन पे आधारित है। हार्डी एवं विनबर्ग जो थे दोस्तों ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1908 में स्पष्ट किया था कि जिन समष्टियों में समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्म विकल्पी जीन्स जो होते हैं और जीन रूपों की आवृत्तियों में एक संतुलन बना रहता है। फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए। हार्डी एवं विनबर्ग दोस्तों दो ये साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर इस नियम को हार्डी वेनबर्ग नियम रखा गया है। और 1908 में दोस्तों इन लोगों ने स्पष्ट किया था जिन समष्टियों में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं दोस्तों उनमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्म विकल्पी जीन्स और जीन रूप जो होते हैं की आवृत्तियों में एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि प्रबल जीन जो होते हैं दोस्तों इसमें अप्रबल जीन यानी कि जीन राशि को क्या करते हैं, हटा नहीं पाते हैं। प्रबल जीन जो है दोस्तों वो अप्रबल जीन को यानी कि जीन राशि का मतलब होता है जीनोम दोस्तों, जीनोम को जो होते हैं हटा नहीं सकते हैं। इसी नियम को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी संतुलन के नियम को हार्डी वेनबर्ग संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। इसका गणितीय रूप जो था दोस्तों, हार्डी वेनबर्ग नियम का गणितीय रूप जो था वो था a² + b² + 2ab = 1, जहाँ पे a² था प्रभावी युग्मक की आवृत्ति, b² जो था अप्रभावी युग्मक की आवृत्ति, और 2ab जो था दोस्तों यहाँ पे ये विषम युग्मक जीन की आवृत्ति। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। हार्डी वेनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1908 में ये स्पष्ट किया था कि जिन समष्टियों में, समष्टि का मतलब होता है दोस्तों पॉपुलेशन से, में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसमें यदि आनुवंशिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, युग्म विकल्पी जीन्स जो होते हैं और जीन रूपों की आवृत्तियों में एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि प्रबल जीन जो होते हैं वो अप्रबल जीन को यानी कि जीनोम को हटा नहीं पाते हैं। इसी नियम को दोस्तों हार्डी वेनबर्ग संतुलन का सिद्धांत कहा जाता था। और गणितीय रूप मैंने बता दिया, a² + b² + 2ab = 1 होता है। यहाँ पे a² प्रभावी युग्मक की आवृत्ति है, b² अप्रभावी युग्मक की आवृत्ति है, 2ab जो होता है विषम युग्मक जीन की आवृत्ति है। ठीक है, और हार्डी वेनबर्ग नियम जो था दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हार्डी वेनबर्ग रूल जो था वो मेंडल के पृथक्करण यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का ही एक रूप है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र दिया था? H.J. मूलर, मेंडल, राइट या हार्डी वेनबर्ग? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र दिया था? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा H.J. मूलर। क्या होगा? H.J. मूलर। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीनू इनमें से किस जातियों के बीज का संकरण है? पीनू जो है ये किन जातियों के बीज का संकरण है, आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था, एक मिनट दोस्तों,
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया था? इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? राइट। क्या होगा? राइट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? गधा, घोड़ी, याक, गाय, घोड़ा एवं जेबरा या गाय एवं भैंसा? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। गाय और याक और गाय के संकरण से दोस्तों पीनू तैयार किया गया था। पीनू जो था दोस्तों गाय और याक के संकरण से तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितनी प्रोटीन होती है? 20, 15, 10, 5? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में 10% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट? 10%। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न से सबसे अच्छी खली कौन सी है? सरसों की खली, साल सीड खली, नीम की खली, बिनोले की खली? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मुर्गियां जो होती हैं दोस्तों, इनको खिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ खली जो होती है, यानी कि सबसे अच्छी खली होती है, वो साल सीड खली होती है। कौन सी खली होती है दोस्तों? साल सीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैपेरोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? सरसों की खली, साल सीड खली? दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कैपेरोइक अम्ल जो होता है निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? भेड़, बकरी या गधा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बकरी। बकरी के दूध में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैपेरोइक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान करनाल, बरेली, पूसा या आविका नगर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये है आविका नगर। कहाँ पे है? आविका नगर। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? भैंस की बात की गई है। 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 4.5 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो या 2.5 किलो? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 kg, यानी कि 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम, ठीक है। 100 किलोग्राम भार पर भैंस के 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। मुर्गियों में स्वैलन हॉक सिंड्रोम जो होता है किसकी कमी से होता है? जस्ता, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कोबाल्ट? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा। राइट आंसर आप लोगों को बताना है इसका दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जिंक की कमी से जो होता है इसमें स्वैलन हॉक नामक डिजीज़ होती है। मुर्गियों में जो होती है स्वैलन हॉक नामक डिजीज़ जो होती है वो जिंक यानी जस्ते की कमी से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सुअर की टेमवर्थ यानी कि टॉमवर्थ नस्ल जो होती है निम्न में से किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कनाडा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सुअर की टैमवर्थ नस्ल जो होती है किस देश में पाई जाती है? ये इंग्लैंड में पाई जाती है। अंगोरा बकरी मूल निवासी किस देश की है? भारत, इंग्लैंड, तुर्की या कनाडा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि टर्की। क्या हो जाएगा? टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है दोस्तों? भैंस, गाय, याक, बकरी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय।
सुनंदनी जो नस्ल है ये किसकी है? गाय की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का दोस्तों 2011 का जो टीजीटी का पेपर था वो आज आप लोगों का पेपर कंप्लीट हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के पेपर का। तो यदि जो ये सीरीज चल रही है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की, यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि हमें आगे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए हम उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा सकें जो कि आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और मैंने कई क्लासें पहले भी करवाई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, जिसकी इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट अलग डाल दी गई है। वहाँ से आप लोग जो पेपर करवाए जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। और बात दूसरी रही यहाँ पे ये कि आप लोगों के लिए हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक वाइज काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के इस शानदार सेशन में दोस्तों यहीं तक। आगे हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ या नए प्रश्नों के साथ या किसी नए पेपर के साथ। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।